ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा कि इसको हमने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक्स को इसको कवर करना है, कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और इसमें मैक्सिमम स्कोर किस तरह लिया जा सकता है। तो जी इसके लिए मैं सिलेबस पे नहीं जाऊंगा, बल्कि इसका पास पेपर मैं निकालता हूँ यहाँ से, जीएस से सीएसएस पास पेपर। तो इसी पास पेपर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमने इसको करना क्या है। ठीक है, तो दिस इज लाइक जनरल साइंस एबिलिटी इज माय फोर्टे, बट आई डू नॉट टीच दिस सब्जेक्ट, बट आई लाइक आई यूज टू टीच ओ एंड ओ लेवल्स एंड ए लेवल साइंसेस। तो मेरे लिए ये पेपर बहुत आसान है। पेपर में भी आसान था, लेकिन इन 2018 आई ignored this subject and this subject ignored me, and as a result I could not secure good marks in it. So I only secured 58 marks. But in 2020 I scored 72, which is again not good score, क्योंकि इसमें फिर मैंने कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया था और मैंने दोबारा इसको सीरियस नहीं लिया। तो इन्हीं चीज़ों से लर्न करके मैं आपको कुछ टिप्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप जो हैं वो इसको इजी ना लें और इसको जो है वो 100% इस पे फोकस करें। ऑलराइट, तो स्क्रीन शेयर में ले जाता हूँ दोबारा इसी के ऊपर। तो यू कैन सी द स्क्रीन शेयर, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं जी। इसमें क्वेश्चन कैसे आए हैं सबसे पहले। तो अब इसमें जो सेक्शन, दो सेक्शन होते हैं, आप सबको पता ही है, पेपर देने जा रहे हैं आपने देखा ही होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब इसमें आपके जो सेक्शन ए के मार्क्स हैं वो हैं 40 मार्क्स, एंड सेक्शन बी के भी 40 मार्क्स हैं, इक्वल पोर्शन है। ठीक है, अब इसमें आप समझते होंगे कि जी सेक्शन ए में से, अब इसमें अगर आप सिलेबस देखें तो डिफरेंट पोर्शंस हैं, कुछ इसमें अर्थ साइंसेज हैं, कुछ इसमें बायोलॉजिकल टॉपिक्स हैं, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड हैं, इस तरह। ठीक है, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। तो हम पहले सोचते थे, मैं भी, कि भाई चलो ये टॉपिक हम स्किप कर देते हैं। लेट से मैं कंप्यूटर वाला टॉपिक स्किप कर देता हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ तो मैं बायोलॉजी वाला टॉपिक स्किप कर देता हूँ। लेकिन एग्जाम ने बहुत शार्प है। ठीक है, उसने क्या किया, पहले तो वो टॉपिक वाइज दे देता था, लेकिन अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने सारों से मिक्स करके क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए। तो अब हम किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। अब पहला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो उसने वोल्केनो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से इसने रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। टोर्नेडो अगेन आ गया, और ये डिफाइन एंड डिस्कस वेरियस वेरिएशन इन क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड अगेन। अब ये क्वेश्चन जो है मेरी ज्योग्राफी वाले से आ गया। ठीक है, 2022 का बता रहा हूँ, लेकिन जब 2020 वाला था जो मैंने दिया था उसके अंदर मिक्स था। अब इसके बाद दोबारा ये डिस्कस वैक्सीनेशन। ठीक है, ये उसने क्या किया, ये क्वेश्चन पूरा आ गया। अब इसमें दोबारा देखें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब किसी ने लेट से बायोलॉजी वाला टॉपिक छोड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है वो बिल्कुल 100% से आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, बायोलॉजी वाला उसने टॉपिक किसके साथ मिक्स करके दे दिया है, एनवायरमेंट वाले के साथ मिक्स करके दे दिया, क्वेश्चन 3। तो अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ए बी इसमें से करूँ और सी डी किसी और क्वेश्चन पे कर लूँ। नो, इफ यू आर डूइंग क्वेश्चन 3 तो ऑल पार्ट आपने उसके सारे को उसको टैकल करना। अब उसने दोबारा देखे, इन्वायरमेंट साइंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया वाटर पोल्यूशन का, और उसके बाद उसने व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन प्लानिंग। ठीक है, और पॉपुलेशन प्लानिंग एक जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, उसने ये भी इंक्लूड कर दिया। फिर ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ गया, और यहाँ पे उसने क्या इंक्लूड कर दिया, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, केमिस्ट्री वाला टॉपिक। अगेन उसने ज्योग्राफी वाला टॉपिक इंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन 5 में देखते हैं, उसने रिमोट सेंसिंग आईटी से रिलेटेड टॉपिक डाल दिया, ऑप्टिक फाइबर भी डाल दिया, सेलफोन भी डाल दिया, रोबोटिक्स। तो ये प्योर आईटी से डाल दिया। तो इस पेपर में उसने सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम ये सोचते हैं कि चलो जी इसमें सेग्रीगेट आ गया है तो 2023 में भी ऐसा होगा, तो वो हमारी परसेप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों? अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 2021 का पेपर देखते हैं और उसमें उसने क्या बताया, उसको पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है, क्या हम कोई सेक्शन इसमें से इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसमें आप देखेंगे 2021 का पेपर निकाल के भाई, तो सबसे पहले आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन, पेपर कौन सा अच्छा वाला है जी, कोई पेपर अगर मैं चाह रहा हूँ कि पेपर वाली लुक आए, ये जो कॉपी किया होता है उधर से पेपर वाली लुक नहीं आती, तो लेट्स सी यहाँ से जो पेपर वाली लुक आ रही है हमारे पास। तो उसने कहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टार
एंड सॉरी स्टार क्यों आ गया, स्टार एंड प्लैनेट है। तो ये आ गया है अर्थ साइंसेज, अगेन ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। पहले वाला इसका टॉपिक है। दूसरा वाला क्या है, अब सेमीकंडक्टर्स, इसने दूसरे वाले में क्या किया, आईटी डाल दिया, ठीक है। तीसरे वाले में क्या किया उसने, दोबारा यूनिवर्स से रिलेटेड टॉपिक डाल दिया। और फोर्थ वाले में उसने इन्वायरमेंट साइंस का डाल दिया। तो उसने तीन मेन टॉपिक्स को इसमें मर्ज कर दिया। क्वेश्चन थ्री में देखें, इसने पहले वाला बायो वाला टॉपिक डाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन थ्री बी में उसने क्या किया, दोबारा बायो वाला डाल दिया। थ्री सी में दोबारा बायो वाला आ गया। और थ्री डी में भी बायो वाला आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये प्योर बायोलॉजी से रिलेटेड उसने टर्म इंक्लूड कर दी, ठीक है। तो इसमें दोबारा हम देखते हैं इस पेपर में भी सेग्रीगेशन हमें यहाँ पे नजर आ रही है क्वेश्चन टू के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन थ्री के अंदर आप देखेंगे तो उसने इन्वायरमेंट से रिलेटेड डाल दिया, वाटर साइकिल भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डाल दिया, सी पार्ट भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ गया। लेकिन डी पार्ट में फूड साइंसेस से रिलेटेड यानी बायोलॉजी वाला टॉपिक डाल दिया। तो अगर किसी ने बायोलॉजी को पूरा इग्नोर कर दिया, उसने कहा कि मैं बाकी टॉपिक करके कर लूंगा, तो यहाँ से उसको 15 मार्क्स तो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से वो 5 मार्क्स इग्नोर कर देगा और उसको माइनस आउट कर देगा, ठीक है जी। और अगर हम फोर्थ पार्ट देखते हैं तो इसमें भी बायो वाली चीजें ज्यादा डाली गई हैं। मेल न्यूट्रिशन डाल दिया फूड साइंसेस से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद पंजाई वाला आ गया, अगेन फूड साइंसेस से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसने कंप्यूटर मेमोरी आईटी वाला इंक्लूड कर दिया और दोबारा आईटी वाला इंक्लूड कर दिया। तो अभी हमने सिर्फ दो पेपर देखे हैं और हमें ये ऐसा एक, अदर देन ओनली वन और टू एक्सेप्शन, हमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं नजर आया जो कि प्योरली ओनली वन सब टॉपिक से रिलेटेड है पार्ट ए का, यानी सेक्शन ए में से। तो अगर आप दोबारा सिलेबस देखते हैं जीएसए का, जीएसए का सीएसएस सिलेबस देख लें, तो अगर मैं यहाँ से आपको सिलेबस को सेग्रीगेट करके बताऊं, तो इसमें आप ये देखेंगे कि कोई भी टॉपिक हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंट साइंसेज, फूड इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव, तो ये मेन चीजें हैं जी। पहली पहली ये वाली चीजें, ये आपके आती हैं सेक्शन ए के अंदर, ठीक है। यानी सेक्शन ए जो कि 14 मार्क्स का होता है। अब अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि सर क्या करें, हमने सारे टॉपिक्स करना है, लाजमी इसको कवर करना है। मैं इसमें कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी चीज को इग्नोर कर दें। यस, अगर किसी से बिल्कुल चीज समझ नहीं आ रही तो उसको लक के ऊपर आप उसको छोड़ सकते हैं, बट इसमें कोई ऐसा कुलिया नहीं है कि उसको छोड़ देंगे और फिर भी आप 40 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। इन 2020 कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि सिर्फ एक से रिलेटेड था। बहुत मुश्किल पेपर आया था 2020 का, क्योंकि उसमें सेग्रीगेशन जो है वो नहीं थी और सारे ओवरलैपिंग टॉपिक थे, ठीक है जी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या है, क्या चीजें आपको समझ आती हैं और क्या चीजें नहीं करती हैं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हम पहले फिजिकल साइंसेस की बात, सॉरी सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं सेक्शन बी की तरफ जाऊंगा। अब क्वेश्चन ये हम किसी ने किया है कि सर आईटी की समझ नहीं आती, तो भाई समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। अब इसमें आप लोग इतनी मेहनत करते हैं बाकी सब्जेक्ट में, करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, पूरे पूरे सेशन लेते हैं, मैं जैसे आप लोगों ने मेरा भी सेशन लिया हुआ है। लेकिन आप मोस्टली इग्नोर क्या कर देते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, तो उसको कहते हैं चलो यार ये तो इजी है, समझ आ जाएगी, इसको उस पे लक पे छोड़ देते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये मैटर ऑफ फैक्ट जो है इसको इग्नोर कर देते हैं कि अगर आप इसमें एफर्ट पुट इन करेंगे तो आपको उतना ही रिवॉर्ड इसका मिलेगा। इस फॉर्म में आपको मार्क्स मिलेंगे। करंट अफेयर में आपको नहीं पता कि आप उसको क्वेश्चन पसंद आता है, मे बी वो टारगेट हुआ होता है, नहीं हुआ होता। लास्ट टाइम पाकिस्तान अफेयर टारगेट हो गया, लेकिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 80 मार्क्स दिए हैं उसने, 85+ मार्क्स दिए हैं। तो अगर आपको श्योरिटी है और डीएमसी देख के आप इसमें डिड्यूस कर रहे हैं कि भाई ये वो सब्जेक्ट है जीएस जिसने नंबर देने ही देने हैं, लाजमी है, मतलब इट इज 100% कि अगर आप इसमें एफर्ट पुट करते हैं, जिस तरह पंजाबी है ऑप्शनल सब्जेक्ट में या पॉलिटिकल साइंस है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमेशा नंबर देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनको टारगेट हो गया होगा, ठीक है। अगर आपने इसमें एफर्ट पुट किया है तो दे डेफिनेटली रिवॉर्ड यू इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो नंबर हमेशा आते हैं। तो मेरी ये एडवाइस होगी कि जीएसए को तो आपने 100% देना है। इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इसको अगर आप ये समझेंगे कि ये इजी है, इसको स्किप कर दें, तो दैट इज अ ब्लंडर। जीएस से लाजमी आपने इसको 100% तरीके से इसको तैयार करना है, सही है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट किया जाए।
उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ जिस तरह मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, और आप इसको किस तरह जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें मुझे जहन में आ रही हैं उसकी बेस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि टॉपिक मेरे तैयार तो नहीं है अभी, लेकिन जो मुझे याद है साइंस के अकॉर्डिंग, मैं उसके लिहाज से आपको कोई एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि भाई इसके अंदर नंबर कैसे लिए जाएं, ठीक है। अब मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आपको 2020 का भी पेपर निकाल के दिखा देता हूँ कि मेरे साथ 2020 में क्या मिसहैप हुआ है और क्यों मेरे 72 मार्क्स आए हैं, 80 प्लस क्यों नहीं गए। क्योंकि मुझे पता लग गया था कि भाई मेरे नंबर इसमें 70 तो आ जाएंगे, 80 वाला पेपर मेरे से नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या थी, उसकी रीजन ये थी कि जनाब उसने जो पेपर दिया था बहुत ही मुश्किल बना दिया था। अब यहाँ से देखें, उसने ये एवलेंसी वाला डाल दिया, एवलेंसिस डाल दिया, ठीक है। उसने कहा कि व्हाट इज एवलेंसी, डिस्क्राइब इट फोर टाइप्स विद फोकस ऑन मोस्ट डेंजरस टाइप। चलो ये तो जियोग्राफी से रिलेटेड है, तो कर सकते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल विंड एंड प्रेशर पैटर्न्स, आल्सो एक्सप्लेन विंड एंड प्रेशर फीचर्स एट हायर अल्टीट्यूड। तो ये कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है सिलेबस में से आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक आ गया, तो ये भी चलें मुश्किल से कर दर दिया, ठीक है। इसके बाद उसने क्वेश्चन क्या दे दिया, उसने दे दिया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक आ गया, ऑल्सो एक्सप्लेन अर्थक्वेक के बारे में, चलो ये भी मैंने कर दिया, ठीक है। और रिन्यूएबल वाला। तो पहला क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने इसमें 20 मार्क्स से मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, तो मेरा कौन सा पार्ट वीक रह गया, इसमें मेरा बी पार्ट वीक रह गया, ठीक है। यानी मैं 5 मार्क्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, यानी 15 मार्क्स आता है तो 5 मार्क्स पे मैंने स्टिल इस पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो यानी मैं 80 वाली से रेस से ऑलरेडी आउट हो गया, क्योंकि मेरे 5 नंबर जो है वो मैंने लक पे छोड़ दिए, गैस पे छोड़ दिए, और मैं बोंगियां मार के आऊंगा और मुझे नहीं पता कि इसमें मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन 3 पे। अब इसमें आ गए व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये इसमें 7 8 टाइप के पेस्टिसाइड्स हैं वो अगर किसी ने याद किए होंगे तो वो इजीली उसको टाइप्स लिख के और उसको इजीली मार्क्स इसमें ले सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी मुझे आते थे, वो मैंने कर दिए। डिफरेंट फूड फूड प्रिजर्वेशन भी आते थे, मैंने कर दिए, और ऑप्टिक फाइबर वाला भी कर दिया। Sorry। तो इसमें से मैंने 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मुझे पता था कि मुझे हर पार्ट इक्वली आता है। बस क्वेश्चन 4 पे गया तो सेगमेंट्स और एटमॉस्फेयर बड़ा इजी टॉपिक था, मुझे आता था। लेकिन ऑर्गेनिक पर्टिकुलर मैटर एंटर्स इन एटमॉस्फेयर आल्सो डिस्क्राइब द सोर्सेज, ये भी आता था मुझे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी भी आता था, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ये भी मुझे थोड़ा बहुत आता था। एंड फॉसिल्स वाला भी आता था। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पेलियोंटोलॉजी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पेलियोंटोलॉजी क्या है। तो अगेन इसमें इस पोर्शन में से 5 मार्क्स मैंने अगेन कॉम्प्रोमाइज कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन 5 में बायोलॉजी वाला आ गया, हेपेटाइटिस क्या है। आई डो नॉट, मतलब मुझे ये बिल्कुल नहीं आता था चीजें क्या होती हैं, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन पूरा ही इग्नोर कर दिया। इसके अलावा जीपीएस क्या था, जीपीएस मुझे पता क्या होता है, लेकिन मुझे इसकी डायग्राम्स बनानी नहीं आती थी, तो इस वजह से ही मैंने क्वेश्चन इग्नोर कर दिया। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन किया, मैंने पहले वाला भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि एवलेंसी और इसके जो टाइप्स थे उसमें मैं श्योर नहीं था कि कौन सा किया जा सकता। तो मैंने कौन से इसको किए अटेम्प्ट, क्वेश्चन 3 और 4। तो ये पोर्शन मेरा अच्छा हो गया था, इसमें मुझे यकीन है कि इसमें अच्छे नंबर आए होंगे। लेकिन मेरा मसला कहाँ पे हुआ, मसला हुआ सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या मसला हुआ कि जी उसने ये दे दिया, हाउ डज मेंटल एबिलिटी स्केल डिफरेंट फ्रॉम आईक्यू टेस्ट। अब ये मुझे क्या पता था क्या होता है, मैं तो बड़ा फन्ने खां बना हुआ कि भाई ए बी सी में है, तो मैथ को तैयार किए बगैर ही इसमें 40 में से 40 मार्क्स ले लूंगा, क्योंकि इसमें आ सकते हैं। लेकिन जो उसने 6 के साथ पार्ट डी इंक्लूड कर दिया, वो मेरे लिए बहुत ही एक डेंजरस एक्सपीरियंस साबित हुआ कि भाई मुझे नहीं आता था, तो इसमें गप्पे शप्पे मारूंगा, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता था। तो इसमें मैंने क्या किया, 5 मार्क्स मेरे कॉम्प्रोमाइज हो गए, एंड अगेन आई वाज आउट फ्रॉम द रेस, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 इस वजह से मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। क्वेश्चन 7 के अंदर आप देखें, उसने दोबारा ये इंक्लूड कर दिया, व्हाट आर सोशल स्किल्स। तो आप देखें 7 में से अगेन 5 मार्क्स दोबारा कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो क्वेश्चन 7 करना भी मेरे लिए इतना अच्छा सूटेबल साबित नहीं हुआ। और क्वेश्चन 8, तो 8 मैंने कर दिया, आता था मुझे, ठीक है। लेकिन इसमें व्हाट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, अब इसमें भी उसने एक ऐसा इंक्लूड कर दिया जो कि मुझे नहीं पता था। यानी अब उसने क्या किया कि जी इस 40 मार्क्स में से उसने कहा आप जो मर्जी कर लें, आप एक पार्ट, एक क्वेश्चन को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एक सब पार्ट। यानी इसमें से 40 में से मैंने कितनी गेम आती थी, मुझे 30 की आती थी, और 10 वाला मैंने क्या किया, उसको लक पे छोड़ दिया और उस पर गप्पे शप्पे मारा। तो एट द एंड क्या हुआ, 10 मार्क्स इसके अंदर पूरे कॉम्प्रोमाइज हो गए,
और सेक्शन ए में मेरे कितने मार्क्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, 15। यानी मैंने इसमें 85 मार्क्स का पेपर मुझे आता था, इसको मैंने अटेम्प्ट किया। और 20 एमसीक्यूज में से कोई मेरे 12 एमसीक्यूज ठीक थे। तो ओवरऑल मेरे कितने मार्क्स है, 72। यानी इसका मतलब है कि ये 10 मार्क्स जो मैंने लूज किए हैं, ये मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ। यानी 80 से मैं 70 के अंदर फॉल किया। तो ओवरऑल इससे हम क्या रिड्यूस करते हैं कि जी आपने मैथ के पोर्शन का जो लास्ट पार्ट है ना, जो कि वो बताते हैं जी यहाँ पे सीएसएस सिलेबस में देखिए मेंटल एबिलिटीज, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमने इसको इग्नोर नहीं करना, इसको हमने देखना है। इसमें सारी चीजें जो भी हैं सिलेबस की बुक से, वो आपने लाजमी इसको देखनी है कि कोई ना कोई क्वेश्चन वो दे सकता है। अगर उसने दे दिया तो हम क्या करेंगे, इसको लग तो नहीं सोच सकते, हमने इसको करना है। तो अभी आपके पास टाइम है, 1-2 दिन आप जीएसए पे लगा लें और सारा पोर्शन इजीली कवर हो सकता है। अब वापस चलते हैं, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो बड़ा इजी वे है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, बहुत इजी ट्रिक है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले जी आपने क्या करना है, लेट्स अगर ये सेक्शन ए वाला क्वेश्चन है, कहता है कि जी डिफरेंशिएट करें बिटवीन, अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, लेट मी शेयर द स्क्रीन। यहाँ पे मैं वन नोट पे दोबारा वापस आ गया हूँ। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार एंड हाउ द कलर ऑफ स्टार इज कोरिलेटेड विद देयर टेम्परेचर। इसमें हमने देखना है कि कितने पार्ट्स पूछे गए हैं। पहले उसने पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट, तो स्टार एंड प्लैनेट को आपने डिफरेंशिएट कर देना है। एक एरोनॉटिकल जो है वो एक सोसाइटी है, आई इंटरनेशनल एरोनॉटिकल सोसाइटी, IAS, आई डोंट नो अबाउट दैट एग्जैक्ट, मुझे नहीं पता, बट अगर आपने किसी बुक से इसको तैयार किया तो उसमें सोर्स लाजमी जोड़ना होगा। तो आपने पहले इसको डिफाइन करना है, ठीक है। पहले डिफाइन कर दें कि स्टार क्या होता है, और डिफाइन कर दें प्लेनेट क्या होता है, 2-3 वर्ड्स में। फिर इसमें आपने क्या करना है, इसमें टेबल बना दिया। हमने यहाँ पे लिखा कि जी स्टार ये है और प्लेनेट ये है। उसमें इसकी डिफरेंस बता दिए, जो भी डिफरेंस होंगे, कि स्टार जो है वो खुद एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लेनेट जो है वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है वो स्टार का टेम्परेचर प्लैनेट के टेम्परेचर से डिफरेंस होता है। प्लैनेट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और स्टार जो है वो ट्रांसमिट करता है लाइट को, प्रोड्यूस करता है। इसके बाद इसकी डायग्राम बना दी कि भाई ये स्टार है, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ से रेडिएशन निकल रही है, ये इसके अंदर डिफ्यूजन होती है, ठीक है। और प्लैनेट आपने कहना है कि जी ये प्लैनेट है, ठीक है, और ये जो है वो क्या है, ये बिल्कुल मतलब इस तरह की डायग्राम आपने बना देनी है उस टेबल के अंदर। तो ये आपने एक इसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट किया। उसके बाद उसने पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टार एंड हाउ द कलर ऑफ स्टार इज कोरिलेटेड विद द टेम्परेचर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार आपने बता दिया कि भाई, तो वो मुझे नहीं पता कितना होता है एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे याद नहीं है। आपको अगर ये याद है कि स्टार का मैग्नीट्यूड क्या है, उसको कंपेयर कर लें कि भाई स्टार कितना मैसिव होता है एज कम्पेयर टू प्लैनेट, तो उसके लिए डायग्राम बना सकते हैं। उसको कह सकते हैं कि भाई ये देखो, ये है प्लैनेट, ठीक है, और ये है जी इतना बड़ा जाके स्टार। तो यहाँ से कंपेयर हो गया कि भाई इस पे मैग्नीट्यूड कितना डिफरेंस होता है। अगर आपको कोई इसका फैक्ट याद होगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो यहाँ से उसका ये लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद कलर ऑफ स्टार इसको रिलेटेड, फिर उसमें रेड जो है वो जितना ज्यादा हॉट होगा उतना ज्यादा वो रेड होगा, ठीक है, और जितना उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी उसका जो ब्राइटनेस लेवल है रेड का, वो नीचे जाता रहेगा। तो अगर आपको ये याद है एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को पता भी होगा कि भाई किस तरह टेम्परेचर हो सकते हैं, तो अगर आपने इग्नोर किया होगा तो आप क्वेश्चन ये बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको उसका आइडिया होगा तो आप उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइंस है, इसमें हम बोंगियां नहीं मार सकते। इसको ऑब्जर्वेशन फैक्ट से बात करनी होगी, क्योंकि बोंगे मारेंगे तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। फैक्ट लिख देंगे, आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। तो हमने डिड्यूस किया कि क्वेश्चन को, DSA के क्वेश्चन को जब आपने अटेम्प्ट करना है, तो आपने क्या करना है, डायग्राम्स का यूज करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डायग्राम लाजमी है, नहीं भी बनती फिर भी बना देनी है। अगर किसी की डायग्राम अच्छी नहीं है तो प्रैक्टिस कर लें बनाने की। देख के ना करें कि भाई ये देखें ये तुम बड़ा आसान है, ये तो मैं बना लूंगा, उधर जाके आपसे पाकिस्तान का मैप नहीं बनता तो ये वाली डायग्राम्स क्या बनेगी। तो अभी टाइम है, प्रैक्टिस करें डायग्राम्स बनाने की क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद देख लें कि जी सेमीकंडक्टर्स आर द ब्रेन्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट दिस कोटेशन मीन। तो सेमीकंडक्टर्स का इसमें बता दें कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या है सबसे पहले, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बता दें, फिर उसका यूजेज बता दें, ठीक है। और इस तरह आपका सारा बन जाएगा। और सेमीकंडक्टर्स को बना भी दें कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन होता है और साथ उसके जो है वो बाकी मटेरियल बने होते हैं, इस तरह सिलिकॉन सिलिकॉन लगा के
उसका ये बना दिया कि दिस इज सेमीकंडक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज बता दी, क्या होता है सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इसकी जो कंडक्शन लेवल है वो बढ़ती जाती है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, इस तरह की जो टेक्निकल चीजें आपको याद होंगी वो आप इसमें इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें किसी ने क्वेश्चन किया कि ड्रॉ किस तरह करना है। डोंट यूज पेंसिल, क्योंकि पेंसिल जो है वो फेड अवे हो जाती है उसका कलर। तो यूज पेन, मार्कर, बॉल पॉइंट्स। अभी प्रैक्टिस कर लें एक दो क्वेश्चन की, लिख के ड्रॉ करके आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अपीलिंग है, ठीक है। ओ भाई, पेजेस बता देता हूँ, जरा थोड़ा सा वेट कर लें। आई हैव नॉट फिनिश विथ yet। इसके बाद आप बताएंगे कि briefly describe the most popular and accepted theory about the origin of universe, this is already known। लेकिन इसमें जो एक ये है ना बिग बैंग थ्योरी वाला, वो ये इसमें डायग्राम बनाएंगे कि भाई पहले ये बहुत डॉट था यूनिवर्स, फिर एक्सपेंड हुआ और इस तरह एक्सपेंड करता जा रहा है विद टाइम। यहाँ पे टाइम स्केल आ जाएगा, ठीक है। वो जिस तरह बुक्स में दिया नहीं होता, बड़ा मजे का स्केल बनाया होता है, वो बना देंगे और आप जो है वो यूनिवर्स इस तरह आप बताएंगे कि ये कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डायग्राम इसके अंदर भी आ जाएगी। तो डायग्राम लाजमी है। अब क्वेश्चन ये किया जाता है कि भाई कितनी लेंथ रखी जाए। अब इसका आंसर ये है कि कई दफा आपका क्वेश्चन एक पेज के अंदर भी अटेम्प्ट हो सकता है। साइंटिफिक है ना, उसका आंसर साइंटिफिकली एक पेज में भी लिख सकते हैं, उसको अननेसेसरी तो हम इलाज नहीं कर सकते, आप उसको वन पेज में भी लिख सकते हैं। लेकिन कई दफा वो क्वेश्चन जो है इवन वन पार्ट यानी पोर्शन है, वो दो दो तीन तीन पेजेस पे भी जा सकता है। सो इट इज परफेक्टली फाइन। अब मेरा मुझे याद है कार्बोहाइड्रेट वाला मुझे इतना अच्छा आता था, मैंने उसको 4 पेज लिख दिए। लेकिन उसी में एक उसका पोर्शन था, उसका आंसर सिंपल सा छोटा सा बनता था, वो एक पेज के अंदर आ गया। तो इट इज परफेक्टली फाइन। इसमें यह है कि आपको उसके क्वेश्चन आपने बाइफरकेट करना है, पूछा क्या हुआ, उसी तरह उसको हेडिंग बना बना के उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है विद डायग्राम। अब जिसमें ज्यादा डायग्राम बनेंगे वो स्पेस भी ज्यादा लेगा, जिसमें कम डायग्राम्स बनेंगे वो स्पेस कम लेगा। बट मेक डायग्राम्स, इफ यू डोंट मेक डायग्राम्स यू विल नॉट गेट मैक्सिमम मार्क्स इन जीएसए। तो जो ट्रिक है सेक्शन ए की वो है डायग्राम। नहीं भी बनती फिर भी बनानी है, ठीक है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन की अच्छी से बना दें, किसी की बायोलॉजी है, मतलब जिस तरह बायोलॉजी के पेपर में प्रेजेंटेशन करते थे। अब ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द हार्ट इज अडेप्टेड टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन अ ब्लड सर्कुलेशन, तो इसमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दें, या जो ब्लड ट्रांसमिशन सिस्टम है पास होता है वो बना दे डायग्राम एक पेज पे डिफरेंट कलर से। तो इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद अ, आगे हम चलते हैं, ये इसी तरह सेक्शन वन हम कवर कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में मैथमेटिक्स है, जिस तरह हम इजिली मैथ करते हैं आप इसको उसी तरह बता के कि अब ये क्वेश्चन है जी एज वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और मोस्टली हम इसको गलत करके आते हैं, और मेरे ख्याल से आपको बहुत मुश्किल होती होगी इसको समझने के लिए। मैं आपको भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको हम कैसे करेंगे। अब कहता है कि अ मैन इज नाउ 3 times as old as his son. In 10 years time, the sum of their ages will be 76. How old was the man when his age was born? तो ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम इसको किस तरह कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसको ये नहीं समझ आता। जी रीन्यूएबल वाले पे या सब जिस पे आपका बनता है चार्ट डायग्राम, वो आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह करेंगे, लेट्स से क्वेश्चन ये है, तो हम बनाएंगे अ मैन इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज ए सन। तो हम कहते हैं कि लेट, इधर से अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना है, लेट आपने कहा कि जी द एज ऑफ सन इज एक्स, ठीक है। अब उसकी द एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, लेट से आप उसको क्या देते हैं एक और वेरिएबल वाई, ठीक है जी। अब हम इसमें चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे सन लिखेंगे, यहाँ पे फादर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे एज वाले क्वेश्चन का एक ही कुलिया मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, प्रेजेंट एज, उन सब की प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। अब उसने कौन सी दी है, इन 10 years टाइम, यानी फ्यूचर वाले उसने एज बता दी है, तो यहाँ पे आप उसकी फ्यूचर एज लिख देंगे, ठीक है। अभी उनकी प्रेजेंट एज क्या है, सन की एक्स है, फादर की क्या है प्रेजेंट एज वाई है। फ्यूचर एज कितनी, फ्यूचर की बात हो रही है 10 यानी +10। सन की एज क्या हो जाएगी x+10, क्योंकि 10 साल बाद जो भी उसकी एज है x, उसमें 10 और ऐड कर दें। फादर की एज क्या हो जाएगी y+10, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे या नीचे उसको हमने कंडीशन से मैच करना है, क्या कंडीशन गिवन है, ठीक है। उसकी आप क्वेश्चन रीड करें कि क्या कंडीशन गिवन है, यहाँ पे भी उसकी कंडीशन आ जाएगी। और उसने कहा कि जी
अ मैन इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी अभी एक बंदा जो है वो 3 टाइम है एज कम्पेयर टू हिज सन। यानी अगर मैं कहूँ कि दोनों को अगर हमने कंपेयर करना है, अगर सन की एज 2 है तो मैन की कितनी होगी, वो हो जाएगी 6। ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। तो इसमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या एक्स को करेंगे, वाई को करेंगे? डेफिनेटली एक्स को करेंगे, क्योंकि अ मैन इज, जब वो इज आता है ना, या वॉज आता है या विल आता है, तो उसका मैथमेटिकली मैथमेटिक्स में ये खुलिया कि उसकी जगह इक्वेशन आ जाए। मैन को एज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, वाई को, तो वाई इधर आ गया, एज की जगह इक्वल आ गया। अब 3 की जगह 3 आ जाएगा। टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई किया गया है, और किसको किया गया है, एज ओल्ड एज इज सन। तो ये एक इक्वेशन आपके बन गई, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी कि y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, फ्यूचर एज उसकी कितनी है, अब फ्यूचर में कितना हो जाएगा, इन 10 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस। अब उसने क्या फॉर्मूला दिया, कहता है कि सम कर दें देयर एजेस। अब प्रेजेंट वाली एज नहीं, फ्यूचर वाली एज, मतलब फ्यूचर में 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, उनका सम हो जाएगा 76। यानी अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा, x+10 जो सन की एज है और y+10 जो उसके फादर की एज है, उनको हम अगर ऐड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, ऐड करके वो आ जाएगा 76। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये है, और अगर हम इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लें, यानी x+y+20 इज इक्वल टू 76, तो ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x+y इज इक्वल टू 76 माइनस 20। मैं स्टेप आप सबके लिए कर लूँ, ये ना हो कि कोई बायो वाला हो गया सर ये तो ऊपर से गुजर गया। तो ये x+y इज इक्वल टू 56, ये एक इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू 3x दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, इसको साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब आपने कैलकुलेटर पे नहीं करना, उधर अलाउ होगा मे बी, लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने सारे स्टेप्स इसके मैथमेटिकल अलजेब्रा के उधर करके दिखाने हैं। आप ये कहें कि जी हेंस एक्स इज इक्वल टू दिस फलाना है, वाई इज इक्वल टू फलाना, तो वो आपको जो है वो नंबर इसमें से दो देगा जो ऊपर स्टेप्स किए हैं। आपने उसको बताना है कि भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। आप उसको करेंगे, इसको नाम दे दें लेट्स से 1 का, इसको नाम दे दें 2 का। अब आप कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, y की इक्वेशन पुट कर दें, x की जगह y की इक्वेशन क्या थी, 3x, उसकी जगह 3x पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और उसको हमने सोल्व कर लिया, यानी 4x आ गया, 56 आ गया, उधर जाके 4 डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 4 1 जार एंड 4 जार, तो 14 आंसर आ गया। एक्स की एज आ गई 14 प्रेजेंट में, और y की एज कितनी आ जाएगी, उसको पुट द वैल्यू इन इक्वेशन y, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये हमने लिखना है मैथमेटिक्स में, उसको समझाने के लिए एग्जामिनर को, तो वही इस तरह हमने किया। हर चीज आपने लिखनी है मैथ की, अगर आपको आती भी है खुद ही से डिड्यूस करनी, मुझे मुझे आती है, ये एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा ये किया नहीं। आपने एग्जामिनर को बताना है भाई मैंने इस तरह ये स्टेप किए, ये स्टेप्स गए हैं, और इस तरह मैंने उसका आंसर डिड्यूस किया, तभी आपको पूरे नंबर वो देगा। ठीक, थोड़ा सा इसका टिक है कि हमने किस तरह मैथ में भी पूरे नंबर लेने हैं। तो वाई की एज क्या आ गई, 4 3 12 एंड 3 1 3, सो 42, ये उनकी एज आ गई। तो ये उसने क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है हाउ ओल्ड वॉज द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न। तो ये तो आंसर ही नहीं उसने पूछा, उसने कहा जब उसका सन पैदा हुआ तो बंदे की क्या एज थी। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट में एज ये आ गई। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या आ गई, प्रेजेंट एज आ गई सन की 14 ईयर, एंड फादर की कितनी आ गई, 42 ईयर। अब जब पैदा हुआ था तब कितनी एज हुई होगी, डेफिनेटली जो जितने साल का बच्चा है उसके साल से माइनस कर दें, तो आ गए 28। तो अब इसमें लिख देंगे हेंस, ये बड़ा सा लिखना है आपको, आंसर को हाईलाइट करना है कि हेंस एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ सन द फादर्स एज वॉज, हेडिंग लिख के मार्कर से बड़ी सारी, वॉज 28 ईयर्स। ठीक है, अभी मैंने मैथ के इसलिए एक्सप्लेन किया है कि इट इज इजी टू एक्सप्लेन, साइंस वाले मुझे रिवाइज करना पड़ना था, इस वजह से मैंने कोई क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरह करेंगे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया। अभी 2 पेजेस पे आए, 3 पेज पे आए, या 1 पेज पे आप पूरा कर दें, बट दिस इज हाउ यू नीड टू राइट इट। ठीक है, इससे आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट उसको इग्नोर करके स्टेप्स को डायरेक्ट आंसर पे चले जाएंगे तो you won't get maximum marks, and this is the mistake I made in 2018, and I rectified in 2020, and I got like more marks, but not more than 80, but still good
जो है वो स्कोर था। तो इस तरह जी हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे, सही है, हर क्वेश्चन को हमें इस तरह अटेम्प्ट करना है। और बाकी चीजें आपके सामने हैं। कलर पेपर बिल्कुल नहीं कलर मार्कर यूज करने, ब्लू एंड ब्लैक यूज करना है। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। अब ये 3x कैसे आया किसी को नहीं समझ आई तो मैं उसको समझा नहीं सकता, क्योंकि दिस इज नॉट योर मैथ पेपर, ठीक है। तो जिसको मैथ में क्वेश्चन आ रहा है तो वो मैथ का कुछ कर ले, कि उनके जनरल साइंस एंड एबिलिटी नंबर देगा। करंट अफेयर में मेहनत तो करेंगे, ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इक्वल जो वेटेज मिलती है वो है जीएसए में। जीएसए अच्छा स्कोर देता है। मैं करंट अफेयर इतना अच्छा स्कोर, उतनी अगर आपने 100% एफर्ट पुट किए सीए में और जीएसए में, तो जीएसए आपको ज्यादा रिवॉर्ड देगा एज कम्पेयर टू सीए, क्योंकि इसमें सीए में रट्टे लगाने वाली चीजें हैं। करंट अफेयर सॉरी जीएसए में अगर आपने उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, थोड़ी सी मेहनत कर दी, तो आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इसमें तो 1+1 = 2 है। करंट अफेयर में 1+1 मे बी 11 मे बी 21 फॉर द एग्जामिनर, बट फॉर जीएसए इट इज डेफिनेटली 2, तो इसमें आपको नंबर हमेशा मिलेंगे। अच्छा, किसी के मैथ क्वेश्चन ट्रिकी हैं तो मैं उसका कोई आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज ओनली वन वर्कशॉप। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू मैथ, बट इफ यू गाइस रिक्वेस्ट मी तो मे बी आई कैन स्टार्ट सम मैथ कोर्स के आपको मैथ के क्वेश्चन करवा दिए जाएं एक सेपरेट सेशन में। बट सीए करंट अफेयर में मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि मुझे तो सीए पढ़ाने का मजा आता है, और मैथ तो मेरा एक वैसे ही मेन फोर्टे है, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग मैथ फॉर यू सी आईजीसीएसई केमिस्ट्री, ए लेवल, रीजनल मैथ, अप्लाइड मैथ, दिस मैथ, दैट मैथ। तो ये तो मुझे बड़ा आसान लगता है, मैथ मैथ का समझाना बहुत इजी है मेरे लिए। बट अब मुझे नहीं पता कि डॉक्टर्स को कैसे समझाया जाए, क्योंकि उनको तो 1+1 वो करने के लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत होती है। सॉरी इफ आई एम थोड़ा सा तंजिया हो रहा है, बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियलिटी। सर जस्ट अ सजेशन, अगर आप सिर्फ पास्ट पेपर्स के मैथ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, बिकॉज सर सीएसएस में एक ही पैटर्न होता है, लाइक अगर एज क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज हम्म। आएंगे एंड हाँ तो वही ना, डिकोडिंग, वही सारा सिलेबस दैट्स ही इट। यही है ना। तो नहीं सर, इसके सिर्फ पास्ट लिए पेपर क्वेश्चन, सिर्फ पास्ट पेपर क्वेश्चंस अगर आप इसके लिए कॉन्सेप्ट। उसको हाँ। करंट अफेयर में तो नहीं डिस्कस किया जा सकता, इसको सेपरेट डिस्कस किया जा सकता है। आज सिर्फ वर्कशॉप थी, इसका करवाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जीएसए को किस तरह करना है। मे बी सम ऑफ यू आर इग्नोरिंग दिस सब्जेक्ट, और मे बी नहीं भी करे, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जीएसए में आपने मेहनत करनी है। दिस इज कम्पेटिटिव एग्जाम। मैं करंट अफेयर तो पढ़ा रहा हूँ, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि भाई सारा कुछ इग्नोर कर दें, करंट अफेयर में आपके 80-80 नंबर आ जाएंगे मेरे से पढ़ के। आ भी सकते हैं, इट इज योर एफर्ट, बट जीएसए में अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली 80 आएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आज की वर्कशॉप का ये सम अप था। अब इसके अलावा आपके क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन है कि सर वाई इक्वल टू 3x कैसे आया, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसका आंसर x14 क्यों आया, 13 क्यों नहीं आया, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने बस आपको प्रेजेंटेशन बतानी थी, टिप्स बताने थे, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, और यही है आज के सेशन का खुलासा। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल। मैं क्वेश्चन अभी नहीं लूंगा, एंटरटेन करूंगा। अगर इफ आई गेट मोर डिमांड कि भाई जीएसए का भी एबिलिटी का क्वेश्चन करवा दें, तो उसका मैं सोचूंगा, बट फॉर नाउ दिस इज इट फॉर जीएसए वर्कशॉप, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स आई कैन नॉट डू फॉर यू, दिस इज द मैक्सिमम आई कैन डू। अब इसके बाद हमारी दो वर्कशॉप रह गई हैं, वो है पाकिस्तान अफेयर पे, और वो है एसए पे। तो पाकिस्तान अफेयर के लिए आई एम लुकिंग फॉर instructor for a mentor who got good marks in the previous attempt. तो आई एम टेकिंग टाइम, अगर कोई जो है वो अरेंज हो जाता है तो उसके ऊपर अच्छी वर्कशॉप जो है वो करवाई जाएगी, ताकि आपको एक आइडिया हो कि पाकिस्तान फेयर का पेपर किस तरह करना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, हाफिज। तो वन इम्पोर्टेंट थिंग इज मिसिंग कि इस सब्जेक्ट के पास पेपर को एमसीक्यू को किस तरह किया जाए। इस सब्जेक्ट के अगर आपने एमसीक्यू स्टार्ट करनी है, तो आप इसके जो है वो पास पेपर अगर 20 साल के कर लेंगे जीएसए के, तो आई थिंक आपके 12-13 मार्क्स इजीली उसमें से आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस सब्जेक्ट की अगर आपने एमसीक्यू स्टार्ट करनी है तो आपने इस पे क्या करना है,
पास पेपर को अच्छी तरह रट्टे लगा लेनी है इनके एमसीक्यूज को जीएसए के, और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे एमसीक्यूज में। और एमसीक्यू सबसे पहले आपने अगर जीएसए की तैयारी शुरू करनी है, आज रिवीजन स्टार्ट करनी है आज से, तो एमसीक्यूज पहले नंबर पे रखें, उनको रट्टा लगाएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पेपर से पहले हम रट्टा लगा लेंगे तो तब कर लें, अगर आपको लगता है कि नहीं लगा सकते तो अब इससे शुरू कर दें। दूसरे नंबर पे आप इसका मैथ के पोर्शन पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि इसमें 1+1 2 आएगा रिजल्ट, साइंस में भी ना आए। उसके बाद साइंस के पोर्शन से स्टार्ट करें, जो आपके वे मेन एरियाज हैं उस पर लाजमी कंसंट्रेट करें। मतलब अगर किसी को ज्योग्राफी पसंद है तो वो ज्योग्राफी की चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर ले, डायग्राम्स बना ले। उसके बाद जो आपके इग्नोर्ड पोर्शन रह गए हैं उनको भी एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लें और उसको रिवाइज कर लें, तो इससे आपकी चीज़ें काफ़ी तैयार हो जाएंगी। तो दिस इज what we have for GSA today. सर जी सर जो ये एमसीक्यूज का आप बता रहे हैं तो इसके लिए काइंडली सोर्सेज बता दें, कहाँ से करें हम? पास पेपर के एमसीक्यूज जीएसए के सीएसएस वाले आपको मतलब मिल जाएंगे। कोई बुक ले लें पास पेपर जीएसए वो एमसीक्यूज या सीएसएस एचएसएम पब्लिशर के सारे अच्छी बुक है। हाँ एचएसएम पब्लिशर के ले लें, मिल जाएंगे, इसमें सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सर इसमें सारे कोर्सेज के होते हैं इस बुक में, एक बुक में? आई डोंट नो, जीएसए का मे बी कंपलसरी सब्जेक्ट आपको सर मिल सबके ही जाए, हैं कंपलसरी सारे मार्केट में आपको सारे। जाएंगे आपको मिल जाएंगे। तो कंपलसरी सब्जेक्ट के पास पेपर ले लें किसी भी पब्लिशर के, ऑनलाइन और सोर्सेज सारे सब्जेक्ट को करें। ऑनलाइन सोर्सेज सीएसएस पाकिस्तान वाले हैं, इंस्टाग्राम से उनका पेज निकाल के उनसे मंगवा लें, वो होम डिलीवरी करवा देंगे आपको। अच्छा ठीक है सर। सीएसएस पाकिस्तान जो है वो होम डिलीवरी आपको जो है वो करवा देते हैं, बुक्स में भी इनसे लेता रहता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर bearing with me and for listening and tolerating.